सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य साम्राज्य से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर चलने वाला है 15। कौन सा चलने वाला है? 15। पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था और सिकंदर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने की। किसने की? चंद्रगुप्त ने की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त है। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए, फिर अशोक हुआ, और अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त ने की। किसने की? चंद्रगुप्त ने की। दूसरा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है और प्रथम सम्राट है। अब ये प्रथम सम्राट कैसे है दोस्तों? देखिए, बाकी जो वंश हुए तो वो क्या हुए? वो तो छोटे छोटे हुए, लेकिन महान सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए इसको प्रथम सम्राट कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक तो साम्राज्य के बारे में बता देता हूँ और एक वंश के बारे में बता देता हूँ। देखिए, साम्राज्य होता है, एक तो वंश होता है, एक साम्राज्य होता है। वंश होता है दोस्तों, किसी छोटे से इलाके में कोई राजा राज करता है, उसको वंश कहते हैं। जैसे नंद वंश, हर्यक वंश, पुष्पभूति वंश, शिशुनाग वंश, ये मैंने आपको बताया, ये वंश है, मतलब छोटे राज्य पे इसने राज किया था। साम्राज्य होता है जो एक बड़े राज्य पे राज किया जाता है, उसको साम्राज्य कहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में था, थोड़े से दक्षिण भारत को छोड़ दें तो मौर्य क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा, ना कि वंश हो जाएगा। आपको साम्राज्य और वंश में अंतर क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और ये प्रथम सम्राट था। क्यों प्रथम सम्राट कहा जाता है मैंने आपको बता दिया। 322 बीसी में नंद शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। किसकी सहायता से? अपने प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से बना। ये तीनों जो नाम मैंने लिए ना, एक ही आदमी के, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया और वो मगध का राजा बना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 345 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 345 ईसा पूर्व हुआ। इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो इसके अन्य नाम है, एक तो दोस्तों स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने इसको सेंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है। किस किसने कहा है? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है एपियंस व प्लूटार्क ने कहा है एंड्रोकोट्स। क्या कहा है? एंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है, निर्यार्कस ने क्या कहा है? निर्यार्कस ने कहा है सेंटोकोपट्स। क्या कहा है? सेंटोकोपट्स कहा है। ठीक है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल यानी निम्न कुल का चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया। क्या बताया गया? निम्न कुल का चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया। किसमें? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, किसकी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया? तो आप बताएंगे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। जो विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। और आपको ये नाम जरूर याद रखना है, ये जो निर्यार्कस कैसा है? सेंटोकोपट्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, या कौटिल्य, या विष्णुगुप्त। तीनों में से आप कोई भी नाम याद रखेंगे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम आपसे एग्जाम में दे सकता है। आपके ऑप्शन में या तो चाणक्य होगा, कौटिल्य होगा, या विष्णुगुप्त होगा। ये तीनों नाम किसके? चाणक्य के। ठीक है, इनकी पुत्र पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया? मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताया गया। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य और युद्ध।
चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य और युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन है दोस्तों? पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, सिकंदर का जो थल सेनापति था वो क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर एक मिस्र मतलब बहुत बड़े राज्य पे राज करने वाला, उसको किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लिनिया की शादी की। किससे की? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, किस शर्त पे की? चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर या चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि जब तक कार्लिनिया की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से, चाणक्य ने कहा आप इनसे शादी कर लीजिए, लेकिन किसी भी अंग्रेज का पुत्र भारत का राजा नहीं बनेगा। तो कॉर्नेलिया का पुत्र जो है वो भारत का राजा नहीं बना था। ठीक है, इसके बाद उसने 4 प्रांत दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। अपनी पुत्री का विवाह कार्लिनिया के चंद्रगुप्त से कर दिया और 4 प्रांत भी दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसको दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो आप बताएंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है या गिरनार अभिलेख है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो आप बताएंगे गिरनार अभिलेख है या जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? तो आप बताएंगे चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली क्या होती है दोस्तों? चंपू शैली होती है दोस्तों गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू शैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया। देखिए ये एग्जाम में पूछी जाती है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? वैसे तो चंद्रगुप्त ने कराया, लेकिन उसके राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? तो आप बताएंगे सौराष्ट्र में कराया। कहाँ कराया? सौराष्ट्र में कराया। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सौराष्ट्र में है। ठीक है, अशोक द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है, और रुद्रदामन द्वारा भी पुनर्निर्माण कराया गया सुदर्शन झील का। ठीक है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो कि राजदूत था वो किसके दरबार में आया? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो आप बताएंगे इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम। ठीक है, अभी हम आगे चल के बताएंगे मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसने दीक्षा किससे ली? गुरु भद्रबाहु से ली। किससे ली? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अपने अंतिम समय में 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन विधि, जिसको संलेखना पद्धति भी कहा जाता है, उसके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण त्यागे? तो आप बताएंगे संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज के बारे में क्यों जान लेते हैं? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, वो ही जान लेते हैं क्या लिखा था। लेकिन दोस्तों इसने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही नहीं लिखा, संपूर्ण भारत के बारे में लिखा था। पर हम यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेंगे। ठीक है, देखिए मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे इंडिका है। क्या है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका विवरण क्या क्या मिलता है इसकी पुस्तक में? सबसे पहले इसने लिखा है मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा क्या निकाली जाती थी? शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जैसे आजकल के लोग नेता होते हैं, वो बड़े नेता कहीं जाते हैं तो शोभा यात्रा होती है ना, बहुत बड़ी रैली होती है, तो उसी को शोभा यात्रा कहते हैं पहले। ठीक है, जब सम्राट जनता के बीच आता था तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जैसे आजकल मंत्री किस में आते हैं? गाड़ियों में आते हैं, तो पहले राजा किस में आते थे? सोने की पालकी में आते थे। ठीक है, और मेगस्थनीज ने बताया उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। किस पे सवार रहते थे? हाथियों पर सवार रहते थे। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों को लेकर क्यों चलते थे दोस्तों? देखिए
इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। ये तोते ऐसे साधारण तोते नहीं थे दोस्तों, ये प्रशिक्षित तोते थे जो कि सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ठीक है। उसके बाद उनके खाना खाने से पहले खासकर नौकर, जो खास नौकर होता है, उसके खाना चखाया जाता था। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब सम्राट लगातार 2 रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ, जिसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे, 570 बुर्ज और 64 दरवाजे। ठीक है। तो और 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंट से बने। देखिए, मकान जो है 2 और 3 मंजिल वाले जो मकान है वो किससे बने? लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। काठ मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है? काठ मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी से राजा का महल बना हुआ है, जिस पर पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, जिसको पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, वह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बंद से घिरा रहता था। ठीक है। तो इसने मेगास्थनीज ने इतना लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आप इसमें से कुछ भी याद नहीं रखेंगे। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है। देखिए, बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इन दोनों नामों में कंफ्यूजन होता है, पर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है। अन्य नाम क्या क्या है इसके? देखिए, अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है अमित्रघात। कौन सा है? अमित्रघात। अमित्रघात किसका नाम है? तो आप बताएंगे बिंदुसार का नाम है। किसका नाम है? बिंदुसार का नाम है, जिसको शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। मतलब अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है भद्रसार। क्या है? भद्रसार, जो कि वायु पुराण में बताया गया है। ठीक है। और उसका नाम है सिंहसेन। क्या है? सिंहसेन, जो कि जैन धर्म में बताया गया है। ठीक है। और बताया गया है 16 राज्यों का विजेता था कौन? बिंदुसार, जो कि बुद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया। किसने बताया? बुद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया कि 16 राज्यों का विजेता था बिंदुसार। ठीक है। सबसे ज्यादा आपको ये नाम जरूर याद रखना है, अमित्रघात। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अमित्रघात किसका नाम है? तो आप बताएंगे बिंदुसार का नाम है। किसका नाम है? बिंदुसार का नाम है, जिसको शत्रु विनाशक कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बताएंगे जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बताएंगे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है आजीवक संप्रदाय के? तो आप बताएंगे मखलीपुत्र घोषाल है। कौन है? मखलीपुत्र घोषाल है। ठीक है। नेक्स्ट है, सीरियन नरेश एंटीबॉक्स ने डायमेकस को भेजा था बिंदुसार ने। देखिए, देखिए, सीरियन नरेश एंटीबॉक्स ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। कौन आया बिंदुसार के दरबार में? डायमेकस आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेगस्थनीज आया। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया। तो आप बताएंगे ड्राइमेकस आया। कौन आया? ड्राइमेकस आया। तथा बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था? खल्लाटक था। ठीक है। ये आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने शासनकाल में तक्षशिला, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है, में हुए 2 विद्रोह का, किसका? 2 विद्रोह का वर्णन है। किसमें? तक्षशिला में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशील और बाद में अशोक को भेजा। देखिए, अशोक का नाम आ गया। अशोक को भेजा किसने? बिंदुसार ने। जब तक्षशिला के बीच सिंधु एवं झेलम नदी के बीच 2 विद्रोह हो गए, उसका वर्णन मिलता है, तो उसको दबाने के लिए पहले सुशील और बाद में अशोक को भेजा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। बिंदुसार के बारे में आपको इतना ही याद रखना था। ठीक है। अब जान लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक ने दोस्तों 273 से लेकर 232 तक राज किया, लेकिन सही डेट है दोस्तों 269। क्या है? 269 बीसी से उसने राज किया। क्यों? क्योंकि उसने पिछले 3 साल क्या किया? संघर्ष किया गद्दी के लिए। ठीक है। तो वो सही नहीं मानते। तो 269 बीसी में अशोक ने मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। कब बना? 269 बीसी में।
इससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सम्राट बनने से पहले अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? तो आप बताएंगे अवंती का राज्यपाल था। कौन? अशोक। कौन था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक के पिता का नाम क्या है? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये याद रखेंगे। माता का नाम क्या है? शुभदांगी। क्या है? शुभदांगी। ठीक है, जो कि बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान के अनुसार है। ठीक है, अशोक के अन्य नाम क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक के अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डमेला लेख में लिखा है अशोक। क्या लिखा है? अशोक। मस्करी, गुर्जरा, नित्र एवं उडगोलम लेख में लिखा है अशोक। ठीक है, कनगजिल्ली शिलालेख में लिखा है राणियों अशोक, यानी राजा अशोक। ठीक है, जिसका मतलब है राजा अशोक। पुराणों में लिखा है अशोक वर्धन। क्या लिखा है? अशोक वर्धन। ठीक है, भावरू अभिलेख में लिखा है अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। भावरू अभिलेख में लिखा है कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। ठीक है, 1857 में जेम्स प्रेसिम द्वारा ब्राह्मी लिपि का एक अभिलेख खोजा गया था जिसमें देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी किसका उपनाम है? तो आप बताएंगे सम्राट अशोक का नाम है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक मौर्य। क्या मिलता है? अशोक मौर्य नाम मिलता है। तो ये अशोक के कुछ अन्य नाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है दोस्तों वो है देवनाम प्रियदर्शी। आपको ऑप्शन से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि देवनाम प्रियदर्शी किस सम्राट का नाम है? तो आप बताएंगे अशोक का नाम है देवनाम प्रियदर्शी। किसका नाम है? अशोक का नाम है देवनाम प्रियदर्शी। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिल्डोलेफा, कौन दोस्तों? फिल्डोलेफस, जो कि टॉलमी सेकंड था, ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस, क्या दोस्तों? डियानीशियस नामक एक राजदूत भेजा। ठीक है, तो तीनों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी राजदूत आया, बिंदुसार के दरबार में भी राजदूत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी राजदूत आया। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में दोस्तों ये ब्राह्मण धर्म का था, मतलब प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और राज तरंगिणी में पता चलता है कि शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य और अहर लेख में निग्रोध की उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया। किसके उपदेश सुनकर? निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म आया अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा निग्रोध से नहीं ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली इसने? उपगुप्त से ली। किससे ली? उपगुप्त से ली। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से ली। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध तीर्थों का यात्री। देखिए, बौद्ध तीर्थों की यात्रा किसने? पहला राज्याभिषेक के 10 बाद ये कहाँ गया? बोध गया गया। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो उसके 10 वर्ष बाद ये बोध गया गया। ठीक है, 12वें वर्ष में ये निगली सागर गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। कहाँ गया? लुम्बिनी गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लुम्बिनी से बौद्ध धर्म का क्या नाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, मतलब बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सबसे पहले इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये आपको दिख रही है इमेज, ये स्तूप है। तो ऐसे स्तूप होते हैं जिसके 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया अशोक ने। ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, जिसका पुराना नाम था शिलोंग। क्या था? शिलोंग। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिलोंग किसका प्राचीन नाम है? तो आप बताएंगे श्रीलंका का प्राचीन नाम है शिलोंग। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो कि कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे तृतीय बौद्ध संगीति के। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बौद्ध संगीति में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अशोक व आजीवक संप्रदाय। अशोक व आजीवक संप्रदाय, देखिए अशोक बौद्ध धर्म को तो मानता था, उसका अनुयायी तो था, लेकिन बाकी धर्मों को भी मानता था, उनका अनादर नहीं करता था। तो ये याद रखेंगे। आजीवक और अन्य संप्रदाय का सम्मान, देखिए सभी संप्रदाय का सम्मान करता था अशोक, जो कि एक धार्मिक सहिष्णुता था अशोक। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बिहार में 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा और झोंपड़ी का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियों में जो कि बिहार में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ज, चौपार,
सुदामा और झोंपड़ी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक का जो धम्म है वो किस में वर्णित है? अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, अर्थ क्या है इसका? नैतिक नियमों की संहिता। क्या है? नैतिक नियमों की संहिता। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय के बारे में कहाँ मिला बताया गया है? तो इसकी जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, 261 बीसी में कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा का जो दक्षिण भाग है, वहां पर हमला और राजधानी तोशली पर अधिकार किया। ठीक है, कहा जाता है कि कलिंग विजय जीतने के बाद अशोक का मन परिवर्तित हुआ और उसने बहरी घोष से धर्म घोष की नीति अपनाई। क्या दोस्तों? बहरी घोष से धर्म घोष की नीति अपनाई। अब ये बहरी घोष क्या होता है? बहरी घोष मतलब होता है युद्ध करके किसी भी राज्य को जीतना। क्या? युद्ध करके किसी भी राज्य को जीतना। लेकिन धर्म घोष क्या होता है? बिना युद्ध करे किसी से राज्य से मित्रता करना। ठीक है, ना कि युद्ध करना। ये उसने नीति अपनाई। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाएंगी जब आप लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ अपने नोट्स खुद बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।